नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में किसान कर दिया बड़ा ऐलान। खबर में आगे जिक्र होगा कि जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है। बृजभूषण को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तीखा जवाब। खबर में आगे आपको बताएंगे कि चुनावी चक्कर में यू टर्न गवर्नमेंट बनती जा रही है मोदी सरकार, और अब इस योजना में फेरबदल कर रही गहरा विचार। इसी के साथ आपको बताएंगे कि आज भी हमारा वही मिशन भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ पर बोले राहुल गांधी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या चुनाव से पहले भी खट जाएगी महायुति। अब लाडली बहन योजना पर शिंदे और अजीत पवार आमने सामने। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में किसान, और बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान संगठन बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक दल के किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। 15 सितंबर को जींद के उचाना कला किसानों ने महापंचायत बुलाई है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जोरदार विरोध किया जाएगा। किसान संगठन किसी भी पार्टी के लिए वोटों की अपील नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा से बीजेपी को साफ करने का काम करेंगे। किसान महापंचायत में देश भर से बड़े किसान नेता जुटेंगे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का बदला वोट की चोट से होगा। अभिमन्यु कोहाड़ ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के राजनीतिक शुरुआत को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश के स्टार पहलवानों को नई शुरुआत पर बहुत बहुत बधाई। दोनों ने हमारे आंदोलन में जो सहयोग किया उसे भुलाने वाले नहीं हैं। हम गैर राजनीतिक दल के नेता उनके लिए वोट की अपील नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले अभिमन्यु कोहाड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मन में एक सवाल है कि राजनीति में ऐसा क्या रस है जिसके सामने समाज का समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद फीके पड़ जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है। बृजभूषण को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तीखा जवाब। जी हां दोस्तों, पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में एंट्री के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में जोरदार तड़का लग गया है। बीजेपी और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए हैं और सियासी अखाड़े में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज की बात नहीं है, आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी और बीजेपी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है, और वो बीजेपी के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ होती है और आवाज़ उठाती है। 6 खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। हमें गर्व है कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। दोस्तों, पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी खबर। चुनाव के चक्कर में यू टर्न गवर्नमेंट बनती जा रही है शायद मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में एनडीए की सरकार को कुछ यू टर्न लेने पड़े हैं। अब इसी कड़ी में केंद्र एक और बड़ी स्कीम में फेरबदल को लेकर गहरा विचार विमर्श कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार सेना भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को लेकर मंथन में जुटी हुई है। मीडिया हाउस इंडिया टुडे ग्रुप को डिफेंस सेक्टर से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार अब अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन के साथ पात्रता में बदलाव को लेकर विचार विमर्श कर रही है। अग्निपथ स्कीम में मौजूदा व्यवस्था के तहत फिलहाल 25% अग्निवीर ही स्थायी किए जाते हैं, और यही वजह है कि योजना से जुड़े इस रिटेंशन फार्मूला का बड़े स्तर पर देश में खास विरोध देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक भर्ती से जुड़ी योजना के विरोध के कारण केंद्र सरकार अब 25% के आंकड़े को बढ़ाकर 50% करने का मन बना रही है। अगर ऐसा हो गया तब तो ज़्यादातर अग्निवीर सेवा में परमानेंट हो पाएंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि ये भी बताया गया है कि अग्निवीरों के एंटाइटलमेंट और एम्यूलमेंट्स में भी बदलाव को लेकर सोच विचार जारी है। स्ट्रक्चर और बेनिफिट बेहतर किए जा सकते हैं, हालांकि ऐसा कब होगा ये भी साफ नहीं है। संभावित फेरबदल को लेकर सूत्रों ने जानकारी दी है कि अग्निपथ योजना से जुड़े बदलावों को लागू करने में देरी हो सकती है, पर फीडबैक के हिसाब से स्कीम को बेहतर बनाने के लिए कदम जरूर उठाए जाएंगे। रोचक बात है कि 4 जून 2024 को आम चुनाव के नतीजों के बाद 13 जून को खबर आई थी कि सचिवों का समूह अग्निपथ योजना की समीक्षा कर रहा है और वो इसे और आकर्षक बनाने की तैयारी में है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ पर बोले राहुल गांधी, बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी भी हमारा वही मिशन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे सालगिरह पर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा मिशन ये था कि देश के हर कोने में प्यार की आवाज़ सुनाई दे। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की सुंदरता सिखाई। भीड़ की जयकारों और नारों के बीच मैंने शोर को दूर करने और अपने बगल वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति की खोज की। उन 145 दिनों में और उसके बाद के 2 वर्षों में मैंने विविध पृष्ठभूमि के हजारों भारतीयों की बात सुनी। प्रत्येक आवाज़ में ज्ञान था जिसने मुझे कुछ नया सिखाया, और प्रत्येक ने हमारी प्यारी भारत माता का प्रतिनिधित्व किया है। और उन्होंने कहा कि यात्रा ने साबित कर दिया कि भारत स्वाभाविक रूप से भारतीय जो हैं वो प्रेम करने वाले लोग हैं। वहीं दोस्तों उन्होंने आगे लिखा कि जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी तो मैंने कहा था कि प्यार नफरत को जीतेगा और उम्मीद डर को हराएगी। आज हमारा मिशन वही है, ये सुनिश्चित करना कि भारत माता की आवाज़, प्यार की आवाज़ हमारे प्यारे देश के हर कोने में सुनाई दे। बता दें कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, और 145 दिनों की इस महत्वाकांक्षी यात्रा का समापन 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में हुआ था। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 जनसभाओं, 100 से अधिक नुक्कड़ सभाओं और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने 275 से अधिक नियोजित पैदल बातचीत और 100 से अधिक बैठकें की। 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया। इस यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया, जिनमें फिल्म और टीवी हस्तियां जैसे कमल हसन, पूजा भट्ट, रिया सेन, स्वरा भास्कर, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी और अमोल पालेकर शामिल थे। इसके अलावा लेखकों और सैन्य दिग्गजों, जिनमें पूर्वी सेना प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त दीपक कपूर और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सेवानिवृत्त एल रामदास और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम जैसे प्रख्यात लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता सुप्रिया सुले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, शिवसेना यूबीटी नेताओं आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत जैसे विपक्षी नेताओं ने भी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदम ताल किया। तो दोस्तों जबरदस्त रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इसी के साथ उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसको साझा किया है और कहा है कि आज भी हमारा जो मिशन है वो वही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा महायुति? अब लाड़की बहन योजना पर शिंदे और अजित पवार आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति चरम पर है। एक और जहां विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार चला रही महायुति में दरार पड़ती दिख रही है। दरअसल राज्य में लाड़की बहन योजना को लेकर सीएम शिंदे और अजित पवार की पार्टी आमने सामने है। शिवसेना के एक मंत्री ने इस योजना के विज्ञापन से सीएम एकनाथ शिंदे का चेहरा हटाने को लेकर अजित पवार गुट पर नाराजगी जताई है। अब योजना का क्रेडिट लेने की होड़ मचने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रचार के लिए एसओपी तक लाना पड़ा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही लाड़की बहन योजना के शुरू होने के बाद ही एनसीपी ने कई शहरों में अजीत दादा लाड़की बहन योजना के नाम से पोस्टर लगाए थे, और इसके बाद बारामती में ऐसे पोस्टर लगे जिसमें अजित पवार का नाम ही नहीं था, जिस पर सियासत अब गर्म हो गई है। जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो शिवसेना मंत्री शंभुराज देसाई ने एनसीपी को घेरते हुए पूछा कि आखिर पोस्टर से सीएम का नाम क्यों गायब हुआ। देसाई ने कहा कि जब उनकी पार्टी प्रचार करती है तो उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम होते हैं, लेकिन जब एनसीपी की
बारी आई तो उन्होंने सीएम शब्द ही हटा दिया। इस पर एनसीपी ने जवाब दिया कि बजट पेश होने के बाद शिंदे के प्रचार में हर जगह पोस्टर लगे थे जिस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अब केवल नाम छोटा करने के लिए सीएम नहीं लिखा गया तो इस पर आपत्ति क्यों हो रही है। दोस्तों, दोनों पार्टियों के नेताओं में बहस होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बीच बचाव किया। फडणवीस ने इस योजना के प्रचार के लिए एसओपी जारी करने का प्रस्ताव लाया और अब पूरे राज्य में एक तरह के विज्ञापन चलेंगे। बता दें कि लाड़की बहन योजना के तहत राज्य की योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये के आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं और इसी योजना को लेकर अब यहाँ पर घमासान की स्थिति है और महायुति कितना टिकेगा या बिखर जाएगा, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमने हर जिले में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए थे, शिक्षा पर सरकार का ध्यान नहीं, दिग्विजय सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ओर से शुक्रवार को 8वीं नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन 2024 का आयोजन किया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने क्वालिटी एजुकेशन पर बात की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी भी देश को तरक्की करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहिए क्योंकि भविष्य इस पर निर्भर करता है। आज देख रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पद खाली पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक अपॉइंट किए जा रहे हैं, प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पर है वो क्या पढ़ाएगा, क्या क्वालिटी दे पाएगा। सरकार ने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया लेकिन जब तक उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आएगा तब तक प्रतियोगिताओं में कहां तक पहुंच पाएगा। दिग्विजय सिंह ने वर्तमान हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज सरकारी स्कूलों में कोई बच्चे भेजना पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब बड़ी चुनौती थी कि सरकार बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं आते थे। हमने कहा कि हर जिले में एक विद्यालय को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर शुरू करेंगे और उसमें कलेक्टर को अध्यक्ष बनाकर डिसेंट्रलाइज कर दिया था। कहा कि वहां सबसे बेहतरीन टीचर को पोस्ट करिए, उसमें छात्र छात्राओं का सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। 2-3 साल बाद ही कई बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने लगे, तब से विद्वान कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार, कहा पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एग्जिट पोल के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल के खिलाफ दायर इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट याचिका लगती है और हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं। यह मामला चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का है और प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार चुनी जा चुकी है और अब हमें इस तरह की कहानियों को बंद कर देना चाहिए। चुनाव आयोग इस तरह के मसले देखता है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मीडिया संस्थाओं द्वारा अथवा किसी भी अन्य तरीकों से एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये प्रतिबंध लगाया है। चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए जाने वाला ये एक नियमित कदम है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार चुनाव परिणामों पर एग्जिट पोल प्रतिबंध मतदान के पहले दिन मतदान के लिए निर्धारित समय से शुरू होगा और जम्मू कश्मीर में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ बिल पर प्रशांत किशोर के बयान से मचा सियासी भूचाल। जी दोस्तों, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में संसद में लाए गए वक्फ बिल पर अपनी बात रखते हुए शुक्रवार को कहा कि आज केंद्र सरकार देश के संसद से ऐसे कानून ला रही है जिससे कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम कौम ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस देश की संसद से आज बीजेपी सरकार ने CAA और NRC कानून बनवा दिया जो मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है। प्रशांत किशोर ने कहा कि संसद से वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है जिसको समाज के लोगों को भरोसे में लिए बिना ही नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मॉब लिंचिंग पर कहा कि जब किसी गरीब, लाचार, असहाय मुस्लिम की भीड़ बेरहमी से हत्या कर देती है तब उसके साथ उस समाज का वोट लेने वाले 10 नेता भी खड़े नहीं होते और आज ये मुस्लिम समाज के लिए चिंता का विषय है। बता दें कि लोकसभा में 8 अगस्त को केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बिल 2024 पेश किया था। हालांकि इस दौरान लोकसभा में विपक्ष सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सेबी प्रमुख पर फिर कांग्रेस का आरोप, जांच के दायरे में हैं जो कंपनियां उससे बुच ने लिया किराया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सवाल यह है कि मुंबई में माधवीपुरी बुच और उनके पति के नाम पर एक कंपनी है। कंपनी का नाम
कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड है। ये वोकहार्ट लिमिटेड नामक कंपनी का हिस्सा है और उनके प्रमोटर एक ही हैं। वोकहार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर सेबी लगातार आदेश दे रही है और उसके मामलों को देख रही है। माधवीपुरी बूथ उसी संगठन की अध्यक्ष हैं जिसके खिलाफ पहले भी वोकहार्ट के खिलाफ शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का भी एक मामला था और उनके संगठन सेबी ने वोकहार्ट के इनसाइडर ट्रेडिंग मामले को भी देखा था। ये हितों का टकराव है, मैं इसे भ्रष्टाचार कहूँगा। ये सिर्फ हितों का टकराव नहीं है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। ये बयान पवन खेड़ा ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के लिए वक्फ संशोधन बिल पास करना अब आसान नहीं, बीजेडी भी हुई बिल के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पास कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कभी मोदी सरकार के तमाम फैसलों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी बीजेडी ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का ऐलान किया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने गुरुवार को कहा कि अगर संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाता है तो उनकी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। भुवनेश्वर में संघ भवन में बीजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पटनायक ने कहा कि ओडिशा सद्भाव, भाईचारा और शांति के लिए जाना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा अगर ये विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाता है तो बीजेडी इसका कड़ा विरोध करेगी। पटनायक ने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता पर गर्व है। समृद्ध देश के निर्माण के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। पटनायक ने यह भी दावा किया कि हर दिन वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं और वो असुरक्षा की भावना व्यक्त कर रहे हैं। बीजेडी के राज्यसभा सांसद मुन्ना खान ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी की याचिका पर सरकार को नोटिस, आरक्षण बढ़ाने वाला कानून रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक नौकरियों में SC, ST और OBC का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को खारिज कर दिया था। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता P विल्सन की इस दलील पर संज्ञान लिया है कि याचिका पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है। वहीं शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और लंबित याचिकाओं के साथ इसे भी जोड़ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक में 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप, इस बार भाजपा सरकार निशाने पर। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में इन दिनों घोटाले का मुद्दा छाया हुआ है। मूडा और वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब कर्नाटक में एक नए घोटाले के आरोप लग रहे हैं और इस बार निशाने पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान फंड में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और इस कथित घोटाले में जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा ने सरकार को एक प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट पर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी हुई। कोरोना के समय कर्नाटक में भाजपा की BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। ऐसे में कोरोना फंड में गड़बड़ी का आरोप पूर्व की भाजपा सरकार पर लग रहा है। आरोप है कि करोड़ों रुपए के फंड की कथित हेराफेरी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जस्टिस कुन्हा की समिति को घोटाले से जुड़ी कई फाइलें गायब मिली हैं। राज्य में कोरोना के दौरान कुल 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कोरोना फंड में से करीब 1,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। घोटाले की जांच रिपोर्ट को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी पेश किया जा सकता है। वहीं सरकार ने जस्टिस कुन्हा समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है ताकि अंतिम रिपोर्ट पेश की जा सके। 1000 पन्ने की जस्टिस कुन्हा समिति की रिपोर्ट का अब सरकारी अधिकारियों द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और 1 महीने के भीतर सरकार को पेश किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 30 मिनट PK मॉडल, नीतीश की अंतरात्मा की आवाज़ और बीजेपी के सामने बिहार का सबसे बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, बिहार में फिर से सियासी बवाल की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के नेता ऐसी किसी संभावना से इनकार कर रहे हैं, पर सवाल उठता है कि अगर कहीं आग नहीं है तो धुआं कहां से उठ रहा है। बिहार में NDA और इंडिया के अलावा एक और राजनीतिक ध्रुव का उदय हो रहा है। प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज की बतौर पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्चिंग होने वाली है और इस तरह बिहार में 3 सियासी ध्रुव हो जाएंगे। प्रशांत किशोर
किशोर ने जिस तरह अपने साथ लोगों की फौज खड़ी की है उससे राजनीतिक दलों में घबराहट है। दोस्तों, भाजपा में तो इससे अधिक बेचैनी नहीं दिखती, लेकिन आरजेडी और जेडीयू इससे खासा परेशान है। प्रशांत किशोर को आरजेडी ने पहले ही भाजपा की बी टीम बता दिया है। जेडीयू उनके आरोपों को जिस तरह खारिज करता रहा है उससे लगता है कि उसे भी प्रशांत से परेशानी दिख रही है। जेडीयू ने अभी तक प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम तो नहीं बताया है, लेकिन उसके भीतर भी बेचैनी महसूस की जा सकती है। जब से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की है, उनके निशाने पर दो लोग सर्वाधिक रहे हैं। सबसे अधिक वो तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं। तेजस्वी के साथ ही वो नीतीश कुमार को लपेटे में लेते हैं। वो बार बार ये बात कहते हैं कि लालू और नीतीश ने 30 साल में बिहार को बर्बाद किया है। बिहार से बेरोजगारी मिटाने और पलायन रोकने का कोई ब्लूप्रिंट इन नेताओं के पास नहीं है। भारतीय समीकरण बनाकर राजनीति करने वालों पर प्रशांत जब बोलते हैं तो उनके निशाने पर तेजस्वी यादव ही होते हैं। अलबत्ता भाजपा का जिक्र कभी कभार ही प्रशांत किशोर की जुबान पर आता है। संभव है कि बिहार की राजनीति में 2M दर्जे की पार्टी बन गई भाजपा को वो इसलिए कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं कि उसे बिहार की सत्ता की कमान कभी मिली ही नहीं। अलबत्ता उसके सहयोग से नीतीश और एक बार लालू भी बिहार के सीएम जरूर बने थे। बहरहाल नीतीश को निशाने पर लेने और भाजपा के खिलाफ कटु बोलने से बचने के कारण जेडीयू में ये संदेह तो पैदा हो ही सकता है, जिसकी चर्चा आरजेडी उनके बारे में करता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। इतनी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।